अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले बेटा आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को और उन्होंने रियल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पर मेरी वीडियो नहीं देखी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देख लें, तब ही ये एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ आ पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने ये बताना है कि इन चारों सेट्स में, इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, तो आपने ये बताना है कि किस सेट में जो है वो क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अब क्लोयर प्रॉपर्टी जो है वैसे मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ी थी। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई से दो नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लेते हो ए एंड बी, तो a प्लस बी जो है उसको बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो इसको हम कहते हैं क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और अगर जो है वो a डॉट बी जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि उस सेट के अंदर क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पाई जाती है, ठीक है। तो यही तरीका कार जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहा हूँ पार्ट नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो सेट दिया हुआ है जिसका एक ही एलिमेंट है 0। सबसे पहले आप जो है ना वो इस सेट को ना कोई नाम दे दें, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है वो इसको करना जो है वो आसान हो क्वेश्चन को। तो मैंने लेट कर लिया कि ये सेट जो है इसका नाम ए है, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि आपने उस सेट के कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो अब क्या करें। तो एक ही एलिमेंट है तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप एक ही एलिमेंट को 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप जितनी दफ़ा चाहें ले सकते हैं। अगर 3 दफ़ा लेना चाहें तो 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, 4 दफ़ा, जो भी है। आप अगर एक ही एलिमेंट हो किसी सेट में तो आप उसको 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करने के लिए मुझे उन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड। तो मैं क्या कर देता हूँ जी, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आया, 0। अब आप देखें क्या 0 जो है ये उस सेट में बिलोंग कर रहा है जहाँ से हमने एलिमेंट्स उठाए थे। तो अब आप देखें कि 0 जो है वो सेट ए में मौजूद है, तो हम कहेंगे 0 बिलोंग्स टू ए। तो जब 0 ए को बिलोंग कर रहा है तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है A is closed, A is closed। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि A जो है वो आपका क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, या प्लस लगा दें तो भी चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि A जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सेट A हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने यही काम ही करना है कि 0 को जो है वो 2 दफ़ा आपने लेना है और फिर लिखेंगे आपके वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.0 जब आप करते हैं तो आंसर आपका आता है 0 और वो सेट ए को बिलोंग करता है। तो लिहाजा आप इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो आप लिखेंगे ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1। उसके बाद जो है वो आप करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जो है आपके पास अगेन एक ही एलिमेंट है और सेट का, तो आप लेट कर लें कि इस सेट का जो नाम है वो है ए, ठीक है। अब चूंकि आपके पास ये एक ही एलिमेंट है तो आप इसको 2 मरतबा ले लेंगे और लिखेंगे 1 and 1 बिलोंग टू ए। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 जो है वो उसका आंसर आ गया 2।
अब 2 तो सेट ए के अंदर नहीं है तो आप लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये जो आपके पास सिंबल है ये शो करता है 0 बिलोंग्स टू ए, और ये अगर आप इसके ऊपर एक लाइन लगा दें तो इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो ए में नहीं है, क्योंकि उन दोनों को एलिमेंट को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो सेट ए में नहीं है, लिहाजा सेट ए जो है वो क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप लिखेंगे ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। उसके लिए आप अगेन वही काम करेंगे कि 0 और 0 को जो है 0 0 को नहीं 1 एंड 1 को लेंगे फ्रॉम सेट ए, ठीक है। अब आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 क्या आता है 1, और वो सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्योंकि 1 सेट ए को बिलोंग करता है इसलिए ए जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो है वो आपके पास क्या है 0 एंड -1। याद रखिएगा अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं एक सेट में, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एलिमेंट्स लेने के, और वो 4 ऑप्शंस जो हैं वो कैसे होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर फ़र्ज़ करो 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 का स्क्वायर कर लें या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 4, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर फ़र्ज़ करें कोई सेट है उसके 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 बाय 3 उसमें 9 पॉसिबिलिटीज़ होंगी 2 एलिमेंट्स लेने की, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर चूँकि 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले वही चीज़ मैं इसको लेट कर लेता हूँ सेट को। ए जो है वो मैं पहले भी लेट कर चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इसको बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, जो मर्ज़ी लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है वो मैं एलिमेंट इसमें जो लूँगा वो 0 और 0 है, ठीक है। अगर 0 एंड 0 जो है वो क्योंकि बिलोंग कर रहा है बी को, तो 0 + 0 जो है आपके पास आंसर क्या आता है 0, और वो सेट बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ में जो आंसर आएगा वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी एक भी पॉसिबिलिटी में फ़र्ज़ करें आपके पास एलिमेंट जो है वो ऐसा आ जाए आंसर में जो सेट में नहीं होगा, तो वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा। अब 0 + -1 करोगे तो -1 आएगा आपके पास, और वो भी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पहले मैंने 0 लिया था फिर -1, अब मैं -1 को पहले ले लेता हूँ और फिर 0 ले लेता हूँ। अब भी अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर जो आएगा वो -1 होगा और वो सेट बी को बिलोंग करेगा। और लास्ट में जो है वो आप -1 को 2 दफ़ा ले सकते हैं, और -1 + -1 जब आप करोगे तो बेटा ये आंसर आपके पास आ जाएगा -2। अब यहाँ पर जो -2 आ गया है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। क्योंकि वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता तो आप इधर लिखेंगे सो सेट बी इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसको यहीं पर ही कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। उसी पैटर्न पर आप जो है वो नंबर्स लेंगे। पहले मैं 0 और 0 को ले लेता हूँ, ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.0 क्या आएगा 0, और वो सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम ले लेते हैं 0 एंड -1। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है, वो भी उस सेट में बिलोंग कर रहा है। अब मैं -1 को पहले ले लेता हूँ, 0 को बाद में ले लेता हूँ। अगेन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 0, वो भी उस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब आप क्या करोगे -1 और -1 को लोगे, ठीक है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होता है आपके पास आंसर आता है +1, और +1 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। +1 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, सो आप ये कहेंगे सेट बी इज नॉट क्लोज्ड, सेट बी इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
ठीक हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो सेट है उसके दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, इसका नाम फॉर एग्जांपल S है। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसके एलिमेंट ले लेता हूँ 1 एंड 1। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 जो है वो 2 आएगा एंड 2 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो पहली बात जो है वो हमारे पास ऐसी आ गई है जिसकी बिना पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बाकी जो है वो इसके केसेस वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही आप फैसला कर चुके हैं कि ये सेट जो है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो सेट S is not closed with respect to addition। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आप अगेन इसके जो है वो एलिमेंट्स लोगे। पहले मैं ले लेता हूँ 1 एंड 1 बिलोंग्स टू x। जब आप 1.1 करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 1 और वो उस सेट S को बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आप 1 को ले लें और -1 को ले लें, वो सेट S को बिलोंग करते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, वो भी सेट S को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो अभी बात सही चल रही है। तो अब मैं पहले जो है वो -1 को ले लेता हूँ और फिर 1 को ले लेता हूँ, ये सेट S को बिलोंग कर रहे हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर -1 आएगा, वो सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप ले लें -1 और -1, अब इनको मल्टीप्लाई करें आप। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया +1 और वो उस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसके चारों केसेस में जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेट S को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सेट S जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, आपको जो है वो क्या करना है, इन इक्वेशंस में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं आपको उनके नेम बताने हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में अक्सर एज ए MCQs आता होता है। बहुत ही आसान है ये चीज़ उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, उनके लिए ये बताना बहुत ही आसान चीज़ है कि ये क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली जो है वो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, 4+ इक्वेशन है जो वो है 4 + 9 = 9 + 4। तो ये जो है वो A + B = B + A वाली चीज़ है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर जो है वो A + 1 + 3 और 4 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हम एसोसिएटिव लॉ में लेते थे। तो एसोसिएटिव लॉ है ये A + 1 + 3 और 4 = A + 1। देखें ब्रैकेट्स की जो है वो जस्ट चेंजिंग है, पहले A + 1 की गिर्द थी और अब 1 + 3 और 4 की गिर्द है। तो ये जो है वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव में यहाँ C होता है, मैंने गलती से S लगा दिया था। सिमिलरली ये भी प्रीवियस की तरह है, √3 + √5 + √7, जस्ट ब्रैकेट्स की रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर ब्रैकेट्स इधर थी, अब यहाँ पर जो है वो इधर आ गई हैं। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आपके पास है 100 + 0 = 100। देखें यहाँ पर जो है वो 0 जो है वो किसी एलिमेंट में ऐड हो रहा है और आंसर जो है वो आपके पास अगेन जो है वो 100 ही आ रहा है। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर ही आंसर आता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पार्ट नंबर 5 में 1000 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर जो है वो 1000 ही आ रहा है। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो है वो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। मल्टीप्लिकेटिव के सॉरी स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत हो गए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या है, 4.1 + -4.1 = 0। अब देखो दो नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0।
तो ये जो है वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि दो नंबर्स जो हैं वो अगर ऐड हों और आंसर 0 आए तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, a माइनस ए जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये ए बी इज इक्वल टू बी ए वाली प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये जो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए जो है वो b के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन यहाँ वहाँ पर जो है वो हमने प्लस पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, दोनों केसेस में ही जो है वो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहेंगे, क्योंकि a जो है वो b और c के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि ये a जो है वो लेफ्ट साइड से इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। ये भी तो पॉसिबल है ना कि a जो है वो इस साइड से मल्टीप्लाई हो, तो क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी देखें a जो है वो पहले आया है, a लेफ्ट साइड पे आया है, दूसरा एलिमेंट बाद में आया है, a लेफ्ट साइड पे आया है, तो इसलिए हम इसको जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो है वही चीज़ है, x माइनस वाई इंटू जेड। अब z जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर z राइट साइड पे है, ये x z आ गया है, इधर भी z राइट साइड पे ही आया, माइनस वाई z जो है वो राइट साइड पे ही रहा। तो हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, लेकिन ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। ठीक है, दैट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद ये जो है इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हम यूजुअली एसोसिएटिव लॉ में लेते हैं। अब देखें 4, 5 और 8 है, इज इक्वल टू 4, 5 और 8 ही है, तीनों सेम ही एलिमेंट्स हैं। जस्ट जो है वो ब्रैकेट्स की जो है वो चेंजिंग है, इधर 5 और 8 के गिर्द है, यहाँ पर 4 और 5 के गिर्द है। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। अब a जो है वो b के इक्वल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, और ये और कोई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। क्योंकि देखें कि यहाँ पर नंबर्स ऐड या माइनस हो रहे थे, तो a जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था इनके साथ, तो a जो है वो सब के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गया, और ऐसा जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही देखते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपके पास ये कुछ इनइक्वालिटीज दी गई हैं, आपने इनमें यूज होने वाली प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। ठीक है, मैं पहले पार्ट 1 की बात कर लेता हूँ। देखें ये मैं साथ में जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर रफ टाइप जो है वो कर दूंगा, वरना डायरेक्टली तो आपने इसका नेम ही बताना है। अब देखें कि यहाँ पर -3 जो है वो लेस देन -2 है, देन इट इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। तो अब देखें कि -3 जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आप सोचें कि -3 में यार हम क्या ऐसा ऐड करें कि आंसर जो है वो 0 आ जाए, और फिर देखें कि क्या जो आप सोच रहे हैं वो दोनों तरफ ही जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर +3 करके देखता हूँ तो मुझे इधर भी तो करके देखना पड़ेगा ना, और -3 में जब मैं +3 ऐड करता हूँ तो 0 जो है वो आ जाता है, और -2 + 3 करते हैं तो 1, तो ये वही इनइक्वालिटी ही आ जाती है। तो इसका मतलब दरअसल ये इनइक्वालिटी ये कैसे आई है, जब हमने दोनों तरफ जो है वो 3 को ऐड कर दिया है। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने यहाँ पर यूज़ की है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने यही बताना है कि हमने जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ में यूज़ की है। उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या था, -5 इज लेस देन -4, इट इम्प्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16। एक बात याद रखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपने ज़रूर देखनी है। अगर ये पहले लेस देन हो
और फिर ग्रेटर देन हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए, या पहले ग्रेटर हो फिर लेस हो जाए, इसका मतलब आपने ये ज़रूर सोच लेना है कि ये जो इस इनइक्वालिटी को जो है वो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो अब आप देखें, आपके पास इनइक्वालिटी थी -5 इज़ लेस देन -4। अब -5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास इनइक्वालिटी जो है इधर -5 के बजाय 20 आ जाए, तो वो नंबर है -4। अब आपने इधर -4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, और क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अब ये ग्रेटर देन आ जाएगा। -5 और -4 मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 16 आ जाएगा, तो ये वही इनइक्वालिटी आएगी। तो लिहाजा इसको हम अगर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 इज ग्रेटर देन -1, इट इम्प्लाइज दैट -3 इज ग्रेटर देन -5। सॉरी, 1 इज ग्रेटर देन -1, इट इम्प्लाइज दैट -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो 1 में जो है वो हम ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर जो है वो -3 आ जाए, तो वो आपके पास है -4। अब -4 आपने इधर ऐड किया है, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, ये लेस देन है और ये ब्रैकेट है। अच्छा, -4 जो है वो आप इधर भी ऐड कर दो। 1 प्लस -4 जब आप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -3, और इधर जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -5। तो ये वही इनइक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब इसमें -4 दोनों तरफ ऐड करो तो ये आता है। तो हमने चूंकि ऐड किया तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो और कोई नहीं बल्कि एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, a इज़ लेस देन 0 है, तो -a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल सी बात है, देखें इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब हमने इसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है। चूँकि इधर और कुछ नहीं है, जस्ट -a है, तो हमने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई जब आपने किया होगा तो ये ग्रेटर देन हो गया होगा, तो -a जो है वो ग्रेटर देन 0, वही इनइक्वालिटी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ से यहाँ आए हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपके पास है जी a इज़ ग्रेटर देन b, इट इम्प्लाइज दैट 1/a जो है वो लेस देन है 1/b के साथ। अब आप देखें इनइक्वालिटी आपके पास है a इज़ ग्रेटर देन b, और हमने जो है वो यहाँ से यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/ab के साथ। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो, इधर a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो b से b कैंसिल हो जाएगा। 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। इस बात को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि 1/a जो है वो लेस देन हो 1/b से, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखो, अगर 1/b 1/a से ग्रेटर है तो इसका मतलब यही है ना कि ये इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब यही इनइक्वालिटी आ गई है। ये कब आई, जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, MP फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। लास्ट में जो है वो आपके पास है a इज़ ग्रेटर देन b, नेगेटिव a इज़ ग्रेटर देन b, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, तभी इधर -a आ जाएगा, इधर -b आ जाएगा, और ये दोनों इस इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा ये भी कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। यहाँ पर कुछ एडिशंस हो रही हैं, आपने इनको प्रूव करना है। ठीक है, अब बज़ाहिर आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c, c एलसीएम लेंगे और ये इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से इसको नहीं कर सकते, हमने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a/c प्लस b/c। ठीक है, अब a/c को जो है वो मैं लिख सकता हूँ a.1/c प्लस b.1/c।
मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है क्योंकि a डॉट 1/c a/c ही आएगा और b डॉट 1/c b/c आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट 1/c, यानी कि 1/c आप कॉमन निकाल लें। ये हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा जो है वो याद करा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी डॉट सी जो है वो किसके इक्वल होता है, सी ए प्लस बी सी के, है ना। सी जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है अलग से राइट साइड से। तो अब ये फॉर्म हमारे पास थी, मैंने इसको इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। अब सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी ओवर सी, और ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। वो भी सिमिलरली इसी पैटर्न पर ही होगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a ओवर b प्लस c ओवर d। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको, क्योंकि राइट साइड तो आपको पता होगी, राइट साइड में है बी डी डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर जो है वो d है। मुझे जो है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके दोनों डिनोमिनेटर्स में ना बी डी आ जाए, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखें a और b को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसको आप किसी भी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर ही आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब 1 की जगह पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ d ओवर d, क्योंकि d ओवर d जो है वो कैंसिल होके 1 ही आएंगे। ये जो मैंने रूल यूज़ किया है बेटा, इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो d है, मुझे डिनोमिनेटर में b चाहिए, ठीक है। तो मैं इस 1 की जगह पे लिख दूंगा b ओवर b, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा a d ओवर बी डी और प्लस बी सी ओवर बी डी। अब देखें ये क्वेश्चन आपका तकरीबन इसी पैटर्न पर ही आ गया है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं a d इंटू 1 ओवर बी डी एंड प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब अगेन मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी इंटू 1 ओवर बी डी, और नेक्स्ट में जब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। चलिए जी, अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूव करना है -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 इज इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरह ही है, लेकिन हम इसको भी ज़रूर प्रूव करेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, -7 ओवर 12 -5 ओवर 18। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे, देखिए मुझे इधर चाहिए 36। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप जो राइट साइड पे प्रूव करना चाहते हैं उसके डिनोमिनेटर को देख लीजिएगा। इधर है 36, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में ना 36 आ जाए ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए, ठीक है। तो अगर अब आप देखें, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 2 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, 3 ओवर 3 भी लिख सकते हैं, 4 ओवर 4 भी लिख सकते हैं। आपने ये सोचना है कि यहाँ पर हम क्या ऐसा नंबर लिखें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। तो वो नंबर है जी 3। अब मैंने नीचे 3 लिखा है तो ऊपर भी 3 लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपने सोचना है कि हम इधर कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि जिसको हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो वो 36 आए, तो वो 2 है, ठीक है। तो 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 ओवर 2। अगेन मैंने यहाँ पर जो है वो कौन सा रूल यूज़ किया है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करा दें, -7 3 द -21 ओवर 12 3 द 36 हो जाएगा, और सिमिलरली -5 टू द 10 ओवर 18 टू द 36 हो जाएगा। अब आप इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, -21 इंटू 1 ओवर 36 नेगेटिव 10 इंटू 1 ओवर 36, ठीक है। अब आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं।
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, -21 माइनस 10 डॉट 1/36, और ये जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 माइनस 10 ही आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया। तो चलिए जी, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। यहाँ पर आपने हर स्टेप के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो मैं इसका पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ, 4 + 16x/4। वैसे तो आप इसमें डायरेक्टली भी 4 इधर से कॉमन लेकर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक स्टेप करके करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, और साथ ही आपने उसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है कि आपने इधर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा जो है वो इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 4 + 16x/4, ठीक है। नेक्स्ट में जो है वो हम क्या करते हैं, इस 1/4 जो डिनोमिनेटर वाला 4 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 × 4 + 16x। ये सिंपल, हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल की, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, P फॉर प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 × 4 प्लस ये जो 16 है ना, इसको आप जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसको हम आप लिख लें 4.4x, ठीक है। ये भी सेम वही है, आपने इधर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया है। अब ये जो 1/4 आपका बाहर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों के साथ, ठीक है। अंदर ये दो नंबर्स हैं, ये ऐड हो रहे हैं, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इन दोनों नंबर्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 1/4 × 4.4x, ये आपके पास जो है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने हर स्टेप के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंशन लाजमी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब 1/4 जो है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है वो आपके पास आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, आपने यूज़ किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा। 4x चूँकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कोई भी नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर ही आंसर आता है। अब यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है बेटा वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इससे ज़्यादा जो है वो आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन जो है वो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1/4.1 हम लिख सकते हैं, इससे इस क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर ही आता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो M फॉर मल्टीप्लिकेटिव। अब इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, अब देखें, अगर आप 4 और 5 का एलसीएम लें तो वो आता है 20, ठीक है। आपने अपने माइंड में रखना है। तो आपने ना किसी तरीके से कुछ ऐसा करना है कि इन सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 20 बन जाए, ठीक है। तो अब 1 की जगह पे अगर मैं 5/5 लिख दूं तो देखें 4×5 = 20 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो इस 1 की जगह पे मैं अगर लिख दूं 4/4 तो ये 5×4 = 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें 5/5 और यहाँ पर जो है, सॉरी इधर प्लस नहीं है माइनस है, इधर आप लिख दें 4/4। तो यहाँ पर आपने कौन सा रूल यूज़ किया है, दैट इज़ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद ये इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5×1 = 5/20 प्लस 4×1 = 4/20 and 5×5/20 एंड माइनस 4/20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है, अब आप देखें इन सब के डिनोमिनेटर्स में जो है वो 20 आ गया है।
अब अगेन हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5.1/20 प्लस 4.1/20, 5.1/20 एंड माइनस 4.1/20। ठीक है, यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? सिंपली जो है वो आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल की है और कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में जो है वो आप क्या करोगे, 1/20 देखें इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप जो है वो इसको ले लेंगे कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा 5 + 4.1/20। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही 5 - 4.1/20। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि नंबर आपका राइट साइड पे है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपने इधर इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इधर देखें यहाँ पर भी 1/20 है और यहाँ पर भी 1/20 है, दोनों सेम नंबर हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर 5 + 4 9, इधर 5 - 4 9 और ये 1 आ गया। तो ये बेसिकली आपने इधर गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। वो कैसे? क्योंकि अगर 1 हो तो हम जनरली अगर 1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं a/a, तो अगर a/a हो तो हम उसको 1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। और 9/1 जो है डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है आपने कर दी है मल्टीप्लिकेशन, वो आप इसके साथ लिख दें, मल्टीप्लिकेटिव लॉ आपने लगाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जी। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 और 4। जो पार्ट नंबर 3 है इसका ये बिल्कुल जो है वो पार्ट नंबर 2 के साथ मिलता जुलता है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपको पार्ट नंबर 2 इसका समझ आ चुका है। तो देखते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर मैं जो है वो इसकी ले लेता हूँ, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली आप लिखेंगे a/b प्लस c/d ओवर a/b माइनस c/d। ठीक है, इसको जो है वो आप लिख सकते हैं अगेन a/b.1 प्लस c/d.1 एंड a/b.1 माइनस c/d.1। यहाँ पर आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है, आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर ही आंसर आता है। अब अगेन अगर आप इन दोनों का फ़र्ज़ करें एलसीएम लेते तो BD आता है। ठीक है, तो आप किसी तरीके से इस हर फ्रैक्शन के नीचे BD बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर B है, D की कमी है, तो मैं इस 1 की जगह पर क्या लिख देता हूँ, D/D। सिमिलरली ये C/D है, इधर B नहीं है तो मैं लिख देता हूँ B/B। और यहाँ पर A/B है, D नहीं है तो मैं लिख देता हूँ D/D एंड माइनस C/D है, B नहीं है तो B/B लिख देते हैं। अब ये कौन सा रूल है, ये आपके पास है जी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा AD/BD प्लस BC/BD एंड AD/BD माइनस BC/BD। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सिंपली मल्टीप्लिकेटिव लॉ या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की है, इसमें और कोई भी बात नहीं है। उसके बाद जो है वो आप इसको लिख सकते हैं, इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पर नहीं पूरा आ रहा, इसको हम लिख देते हैं जी AD इंटू 1/BD प्लस BC इंटू 1/BD। ठीक है, और AD इंटू 1/BD माइनस BC इंटू 1/BD। ठीक है, ये भी आपके पास सिंपली मल्टीप्लिकेटिव लॉ है या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब आप इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें, क्योंकि 1/BD इधर भी है, 1/BD इधर भी है, तो मैं उसको ले लूँगा कॉमन,
तो AD प्लस BC डॉट 1/BD एंड AD माइनस BC डॉट 1/BD। ये आपके पास जो है वो होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद 1/BD ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास कौन सा रूल होगा, ये आपके पास होगा जी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है, ठीक है जी। तो अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a डॉट 1/b, ठीक हो गया। तो आपने जो है वो सबसे पहले इसको क्या लिखना है, 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस ये 1/a डॉट 1/b है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/ab। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पर देखें अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो वो आएगा AB, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूँगा, AB मुझे किसी तरीके से इधर लाना है, तो मैं इनको लिख देता हूँ 1/a डॉट 1 माइनस 1/b डॉट 1। वही प्रीवियस लॉजिक है, ये सिंपल सा है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ओके जी। तो अब ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इस 1 को जो है वो आप लिख सकते हैं B/B, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में AB चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हैं 1/B है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ A/A, और इस 1 की जगह पे क्या आएगा, अब देखिए हमें इधर चाहिए AB, लेकिन ये तो है ही 1 ना, इसके ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तो इसको जो है वो आप लिखोगे AB/AB, और ये जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कौन सा जी रूल हमने इस्तेमाल किया है, ये आपके पास है जी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इनको आप मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा B/AB माइनस A/AB माइनस 1/AB, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, B डॉट 1/AB माइनस A डॉट 1/AB एंड AB डॉट 1/AB। मैंने सिंपली जो डिनोमिनेटर में AB था इनको अलग निकाल दिया, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डॉट 1/AB, ठीक है। अब यहाँ पर 1/AB है, 1/AB है, 1/AB है, 1/AB है, तो आप जो है वो कॉमन निकाल लें, B माइनस A डॉट 1/AB एंड AB माइनस 1 डॉट 1/AB। ये आपने कौन सा लॉ यूज किया है, दैट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। 1/AB के साथ कैंसिल हो जाएगा, B माइनस A AB माइनस 1, तो इनकी जगह पे 1 आ जाएगा। अगेन कौन सा रूल है जी, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक अगर कोई फ्रैक्शन है ऊपर नीचे सेम नंबर है तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब कोई भी जो आपके पास वैल्यू है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वही वैल्यू ही आंसर आएगा। तो इससे ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है जी आपको ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।